कतील यक्षगान मेला। कतील यक्षगान मेला, इसके संदर्भ में जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दक्षिण कन्नड़ में एक सदी से अधिक पुराने यक्षगान मेले कतील दुर्गा परमेश्वरी प्रसादिता यक्षगान मंडली को फिर से रात भर प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय के निर्णय में ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 का पालन अनिवार्य किया गया, जिससे शो के दौरान ध्वनि नियंत्रण विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। यक्षगान यक्ष का गीत के बारे में। उत्पत्ति। कतील यक्षगान मेला कर्नाटक के कतील शहर में एक पारंपरिक यक्षगान मंडली और त्यौहार है, जिसका इतिहास 11वीं से 16वीं शताब्दी तक जाता है। इसमें रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों की कथाएं शामिल हैं। इसकी प्रत्येक मंडली में 15 से 20 कलाकार होते हैं और एक भागवत होता है, जो समारोहों का संचालक और मुख्य कथावाचक होता है। यक्षगान मंडलियों को भोला के नाम से भी जाना जाता है। पार्थी सुब्बा को यक्षगान का जनक माना जाता है। उन्होंने लगभग 18 यक्षगान प्रसंगों यानी कि छंदों का पाठ की रचना की है। प्रसंगों की रचना की है। स्वरूप या प्रकार। इसके दो प्रमुख स्वरूप हैं। मुडा लोपाया रूप, जो आमतौर पर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है, और दुपु लोपाया रूप, जो पश्चिमी क्षेत्र में प्रचलित है। प्रदर्शनकर्ता। इन मंडलियों में पारंपरिक रूप से सभी भूमिकाएं पुरुषों द्वारा निभाई जाती है, लेकिन समय के साथ साथ आ रहे परिवर्तन से अब वर्तमान में महिलाएं भी इसमें शामिल होने लगी है। संगीत। वाद्य यंत्र चंदे ताल यानी कि चंदे मीन्स ड्रम, ताल मीन्स धातु के छोटे क्लैपर्स, बांसुरी, हारमोनियम और मददाला। वोट के लिए स्थित मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। इसके संदर्भ में है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विधायिकाओं को रिश्वतखोरी के मामलों में उनकी विधायी गतिविधियों जैसे कि भाषण और मतदान के लिए आपराधिक मुद्दे से छूट प्राप्त नहीं है। प्रमुख बिंदु है इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 में पीवी नरसिम्हा राव के फैसले को पलट दिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 105 सबक्लॉज 2 और 194 सबक्लॉज 2 के अनुसार संसद में किसी भी भाषण या वोट के लिए रिश्वत के आरोपों पर आपराधिक अभियोजन से विधायकों को प्रदान की गई कानूनी छूट को बरकरार रखा गया था। संसदीय विशेष अधिकारों के बारे में। यह कानूनी छूट है जो विधायिकाओं, उनकी समितियों और उनके सदस्यों के उनके विधायी कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों का बवानों के लिए दीवानी या आपराधिक दायित्व से बचाती है। संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 105 क्लॉज 2 में संसद या उसकी समितियों में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के लिए संसदों को अदालती कार्रवाई से छूट देता है। इसी तरह विधायिकाओं के लिए अनुच्छेद 194 सबक्लॉज 2 है। संसदीय विशेष अधिकारों के घटक। सामूहिक अधिकार। यहाँ अवमानना के लिए दंडित करने और अपने मामलों का संचालन करने की शक्ति है। व्यक्तिगत अपराध। प्रत्येक सदस्य द्वारा मुक्त भाषण का प्रयोग। केवल संसद के पास यह निर्धारित करने का अधिकार है कि उल्लंघन या अवमानना हुई है अथवा नहीं। किसी भी न्यायालय के पास यह शक्ति नहीं है।
CBDCR खुदरा, CBDCR खुदरा। इसके संदर्भ में जो है कि आरबीआई ने गैर बैंकिंग भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को सब्सिडी वॉलेट के प्रयोग करने की अनुमति देकर सब्सिडी 3R सब्सिडी रिलेट को विशाल जनसंख्या के लिए सुलभ बनाने का प्रस्ताव दिया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, CBDC रिजर्व बैंक CBDC को व्यापक रूप से परिभाषित करता है, जिसे डिजिटल रुपया या ई रुपया के रूप में भी जाना जाता है, जो एक केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की गई विधिक मुद्रा है। यह संप्रभु मुद्रा में समतुल्य है और इसका विनिमय कागजी मुद्रा के साथ किया जा सकता है। डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन आधारित प्रौद्योगिकियों की लाभ उठाता है, लेकिन इसका नियंत्रण और विनियमन आरबीआई द्वारा किया जाता है, जो इसे विकेंद्रीकृत बही खाता पर कार्य करने वाली क्रिप्टो करेंसी से अलग करता है। वैधता वित्त अधिनियम 2002 द्वारा आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 में संशोधन किया गया है, जिससे आरबीआई को डिजिटल मुद्रा जारी करने की अनुमति मिल सके। CBDC के प्रकार, खुदरा CBDC और थोक CBDC। CBDC खुदरा R, इसका उपयोग लोग रोजमर्रा के लेन देन के लिए कर सकते हैं। कवरेज रिटेल डिजिटल रुपया बंद उपयोगकर्ता समूहों में विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करेगी, जिसमें भाग लेने वाले ग्राहक और व्यवसाय शामिल होंगे। CBDC के जो प्रकार है उसमें जारी करना ई रुपया R एक डिजिटल टोकन है, जिसका उपयोग वैध मुद्रा के रूप में किया जाता है। इसे पारंपरिक कागजी नकदी और सिक्कों के समान मूल्य वर्ग में तैयार किया जाएगा। CBDC थोक, इसका उपयोग केवल बैंकों और NBFC जैसे वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है। द्वितीयक लेन देन के लिए निपटान W, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए द्वितीयक बाजार में लेन देन का निपटान करेगा। भारत की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी, इसके संदर्भ में है सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार प्रदाता BSNL ने भारत की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है, जिसका लक्ष्य दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट तकनीक के बारे में, यह एक कनेक्टिविटी समाधान है जो उपकरणों को ज़मीन पर स्थित सेलुलर टावर को दरकिनार करते हुए सीधे उपग्रहों से संवाद करने की अनुमति देता है। यह समाधान दूरदराज या न्यूनतम सेवा वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है, जहां सेलुलर या वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। यह कैसे कार्य करता है? भूमि या मौजूद उपकरण कक्षा में मौजूद उपग्रह या तो भूमि स्थिर या निम्न भूमि कक्षा से सीधे संकेत प्राप्त करते हैं। उपकरणों और उपग्रहों के बीच निर्बाध दो तरफा संचार के लिए गैर स्थलीय नेटवर्क तकनीक यह उपयोग करता है। यह कैसे कार्य करता है? तो यह भूमि स्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो व्यापक कवरेज और विश्वसनीय संचार प्रदान करते हैं। डायरेक्ट टू डायरेक्ट डिवाइस सैटेलाइट तकनीक के वैश्विक उदाहरण स्पेस एक्स का स्टारलिंक या डायरेक्ट टू सेल क्षमताओं
सहित वैश्विक सैटेलाइट इंटरनेट कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। AST स्पेस मोबाइल मानक मोबाइल फ़ोन से सीधे संचार के लिए सैटेलाइट आधारित सेलुलर नेटवर्क विकसित करना। डायरेक्ट टू डायरेक्ट सैटेलाइट तकनीक के वैश्विक उदाहरण लिंक ग्लोबल आपातकालीन और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए डायरेक्ट टू फोन सैटेलाइट संचार पर ध्यान केंद्रित करता है। कॉन्स्टेशनल नेटवर्क लूट डिवाइस कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट आधारित नेटवर्क का निर्माण करना। रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसके संदर्भ में है कि रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है तथा NTCA ने हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सैद्धांतिक होता रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में, यह विंध्य पहाड़ियों के पास स्थित है। इस अभयारण्य में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका शैलाश्र शामिल है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में है। यह बाघों के आवास के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है और सतपुड़ा वर्तमाला से बाघों के लिए प्रवास गलियारों के रूप में कार्य करता है। रातापानी टाइगर रिजर्व यह मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है जो राज्य को भारत के बाघ राज्य के रूप में प्रतिष्ठान की ओर मजबूत करता है। लगभग 90 बाघों का निवास स्थल है। रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में, वनस्पति और वन्यजीव। रातापानी में शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें 55% क्षेत्र सागौन के वृक्षों से आच्छादित है। प्रमुख वन्यजीव बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ बियर, लकड़बग्घा, चित्तीदार हिरन, सौंभर हिरन आदि हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, भौगोलिक अवस्थिति। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित इसका क्षेत्रफल लगभग 1751 वर्ग किलोमीटर है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, वनस्पति उद्यान में शुष्क पर्णपाती वन हैं, जिनमें सागौन, साल और मिश्रित वनस्पतियां प्रमुख हैं। वन्यजीव इसका उद्यान में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिकारा और स्लॉथ बियर तथा 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां और जिनमें शीत ऋतु के दौरान प्रवासी प्रजातियां भी शामिल हैं जो पाए जाते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, संरक्षण उपलब्धि। सफल बाघ प्रजनन कार्यक्रम, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर 2024 में बाघ शावकों का जन्म हुआ, बाघ संरक्षण दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, बाघ पुनर्प्रवेश और पुनर्स्थापना कार्यक्रम। वर्ष 1990 में बाघों को फिर से लाया गया, जिसमें हाल के शावकों के जन्म से इनकी आबादी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जो एक समृद्ध वातावरण का संकेत है। कार्यक्रम के दूसरे चरण में बांधवगढ़, कान्हा और संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यानों से अतिरिक्त बाघों को लाना है। भारत UAE इसके संदर्भ में है। UAE भारत व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता
CEPA परिषद UICC को 10 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया। दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों के सभी स्तरों पर समावेशी और विविध साझेदारी को प्रोत्साहित करना, ऐसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करना जो दोनों समुदायों को एकीकृत करने में सक्षम हो। संयुक्त अरब अमीरात और भारतीय व्यापारिक समुदायों को आवश्यक ठोस संसाधन तथा सहायता प्रदान करना। भारत यूएई व्यापार संबंध के बारे में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूएई भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है। भारत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष प्रवासी निवेश ODI के मामले में यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा गंतव्य है। भारत यूएई व्यापार संबंध के बारे में भारत द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किए जाने वाले मुख्य उत्पाद रिफाइंड पेट्रोलियम, आभूषण और हीरे हैं। फरवरी 2024 में भारत पहला ऐसा देश बन गया जिसके साथ यूएई ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत यूएई व्यापार संबंध के बारे में भारत यूएई व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते के लागू होने के बाद से द्विपक्षीय व्यापार में 15% की वृद्धि हुई है। भारत यूएई व्यापार 2022 में बढ़कर $85 बिलियन हो गया, जिससे यूएई वर्ष 2022-23 के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बन गया।